Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपके यहां पर एजुकेशन साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 5 है, जिसमें आपके व्यक्तिगत विभिन्नता का ये टॉपिक है और इसमें मैंने आपके लिए 50 प्रश्न बनाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और लाजवाब प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जो ये 50 प्रश्न हैं, इनकी पीडीएफ की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और मित्रों, आज 12 बजे, ठीक है, याद रखना इस टाइम को, 12 बजे एक वीडियो अपलोड करूंगा। जो कल की न्यूज आई थी ना, उसके ऊपर संपूर्ण विश्लेषण की, इसके बाद अब क्या तय होने वाला है, रीट का क्या भविष्य है, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। 12 बजे बहुत ही शानदार वीडियो, मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा तैयारी से संबंधित। तो याद रखना टाइम 12 बजे। अब देखिए, ये 50 प्रश्न मैंने व्यक्तिगत विभिन्नता से लिए हैं, तो बहुत ही मज़े आने वाले हैं, बहुत ही शानदार है, इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके सामने रहने वाले हैं। शुरू करते हैं मित्रों। पहला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 1 आता है मित्रों, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा। विकल्प है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं और बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ देखना है आपको कि कौन सा कथन अध्यापक की दृष्टि से सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहता है वो रहेगा प्रथम विकल्प, कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। एक अध्यापक को ये सोचना चाहिए कि चाहे कोई सा भी बच्चा है वो सीख सकता है, भले वो नहीं सीखे वो अलग चीज़ है, लेकिन उसकी सोच में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि ये तो सीख ही नहीं सकता। ये गलत है मित्रों। तो यहाँ प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में और प्रभावशाली भूमिका में। तो मित्रों, एक शिक्षक को कक्षा में प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए। प्रजातांत्रिक भूमिका का मतलब है जिसमें, जैसे प्रजातंत्र होता है ना, कोई भी राज्य हो उसमें जो प्रजातंत्र चलता है, मतलब जहाँ पर जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किया जाता है, जनता ही जो राजा है उसका चुनाव करती है, जनता ही सब कुछ करती है। उसी प्रकार प्रजातांत्रिक भूमिका में जो बच्चे होते हैं वो ही सक्रिय रहते हैं। इसलिए मित्रों, यहाँ पर तीसरा प्रकार सही है, शिक्षक सिर्फ निर्देशन का कार्य इसमें करता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर पार्क हर्ट्स ने बालकों के लिए दी शिक्षा पद्धति कौन सी है। डाल्टन प्रणाली, बिनेट का प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली और खेल प्रणाली। तो मित्रों, कुमारी हेलन पार्क हर्ट्स ने यहाँ पर वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर बच्चों की शिक्षा के लिए डाल्टन प्रणाली का निर्माण किया था। किसने किया था? कुमारी हेलन पार्क हर्ट्स ने। प्रोजेक्ट प्रणाली किसने दी थी? किलपेट्रिक ने दी थी। खेल प्रणाली हेनरी कोल्डवेल को किसके जनक हैं, और जो बिनेट का प्रणाली है वो कार्लटन वाशबर्न ने दी थी। तो यहाँ प्रथम विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, यह स्वभाव जिससे संबंधित है आयु भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता और प्रजातीय भिन्नता। तो मित्रों देखिए, प्रश्न को समझिए फिर आंसर दीजिए कि बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, तो मित्रों ये कहलाती है सामाजिक भिन्नता, मतलब उसमें जो सामाजिक गुण हैं वो अंतर्मुखी बालक के हैं। तो मित्रों यहाँ पर दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, जो निःशक्त बालक होते हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान समावेशित शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। समावेशित शिक्षा का मतलब है जिसमें निःशक्त, सामान्य, प्रतिभाशाली सभी प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, बिल्कुल एक साथ एक ही कक्षा में, उसको ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो यहाँ आपका प्रथम विकल्प सही है। मित्रों, बहुत ही शानदार प्रश्न अभी और आने वाले हैं, आप बस वीडियो को पूरा देखना। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। आपको यह देखना है कि वो कौन सा विकल्प है जो उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता और पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो मित्रों,
इसका राइट आंसर है लिंग में विभिन्नता। ये उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है, क्योंकि लिंग में उपलब्धि ये काहे की चीज हुई। जैसे कोई स्त्रीलिंग है, कोई पुल्लिंग है, तो ये कोई उपलब्धि हुई क्या? ये तो जन्मजात चीजें होती है। तो मित्रों ये कोई व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है उपलब्धि में, ठीक है, उपलब्धि में। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7, आपको ऐसे विद्यालय में विज्ञान अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया जहां सहायक सामग्री का अभाव है, आप कौन सी विधि से पढ़ाओगे? जैसे कि अभी आप रीट की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए कि भाई कुछ दिनों बाद रीट का एग्ज़ाम हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब आपको ऐसे विद्यालय में, आप साइंस सब्जेक्ट से थे, ऐसे विद्यालय में भेजा जहाँ पर टीचिंग एड्स नहीं है, सहायक सामग्री का अभाव है, तो बच्चों को आप कौन सी विधि से पढ़ाओगे? आगमन विधि, भाषण विधि, प्रदर्शन विधि और अभिकर्मित अनुदेशन विधि। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, आपको पढ़ाना चाहिए प्रदर्शन विधि से, क्योंकि प्रदर्शन विधि में सहायक सामग्री का अभाव होने के बावजूद भी, ठीक है, सहायक सामग्री का अभाव होने के बावजूद भी आप खुद छोटी छोटी सामग्री का निर्माण करके बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। और विज्ञान प्रदर्शन विधि से पढ़ाओगे तो वो बेस्ट रहेगा। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। अब मित्रों मान लो कि भाई अगर यूँ पूछता कि विज्ञान शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो फिर वहाँ पर प्रयोग प्रदर्शन या फिर प्रयोगशाला विधि आ जाता। तो मित्रों यहाँ पर ऐसा तो पूछा ही नहीं है, तो तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे मित्रों। अरे यार 2 बार प्रश्न 7 टाइप हो गया, मतलब आपके लिए 51 प्रश्न है कुल, ठीक है, ये आपका एक प्रॉफिट हो गया इसमें। प्रश्न 7 वापिस आ रहा है, रिपीट। एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः किसे सीखते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से, शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से और समूहों में। तो मित्रों बाल केंद्रित कक्षा मतलब जिसमें बालक सक्रिय रहकर सीखते हैं, तो उसमें बालक वैयक्तिक रूप से भी सीखते हैं और सामूहिक रूप से भी सीखते हैं। मतलब जो ये प्रश्न रिपीट हुआ है इसका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे मित्रों। बाल केंद्रित कक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया? B.F. स्किनर, जॉन ड्यूई, एरिक्सन और चार्ल्स डार्विन। तो मित्रों बाल केंद्रित कक्षा का समर्थन यहाँ पर जॉन ड्यूई द्वारा किया गया है, दूसरा विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? देखिए अध्यापक बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात उसके लिए क्या रहेगी? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, वैयक्तिक विभिन्नता, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। पढ़ाते समय सर्वाधिक ध्यान देने योग्य बात है वैयक्तिक विभिन्नता। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक 2-5 है तो उन्हीं के अनुसार पाठ को पढ़ा दिया, नहीं। जो सामान्य बालक है, जो मंदबुद्धि बालक है, उनके अनुसार, मतलब सभी चीज वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को कक्षा में अध्यापन करवाना चाहिए। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए और प्रश्नोत्तर के लिए। तो मित्रों देखिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, तो यहां पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा, प्रदर्शन के लिए। देखिए प्रदर्शन विधि में अध्यापक ही प्रदर्शन करता है, अध्यापक ही क्रिया करता है, अध्यापक ही सक्रिय रहता है। तो मित्रों अतः ये बाल केंद्रित उपागम का सही उपयुक्त तरीका नहीं है। बाकी प्रश्नोत्तर विधि में छात्र द्वारा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाता है छात्रों द्वारा। समूह वार्तालाप में सामूहिक रूप से छात्र वार्तालाप करते हैं सक्रिय रहकर। प्रोजेक्ट प्रयोजना विधि एक बाल केंद्रित विधि है, बालक खुद ही इसमें कार्य करता है, करके सीखता है बालक इसमें। तो मित्रों तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11वां प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों की शारीरिक विभिन्नता होना। कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर आपको वैयक्तिक विभिन्नता का सर्वश्रेष्ठ अर्थ बताना है कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ रूप से कहाँ परिभाषित किया गया है। तो मित्रों वैयक्तिक विभिन्नता का सर्वश्रेष्ठ यहाँ अर्थ निकलता है दूसरा विकल्प, कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर तो होता ही है।
प्रश्न नंबर 2 क्या 12वां प्रश्न देखेंगे। अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए। देखिए, अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला की जो अलग अलग वैयक्तिक भिन्नता होती है उसके संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए। निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतम प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना और विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो मित्रों, यहाँ पर आपका चौथा विकल्प ही राइट रहेगा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। आप बच्चों को सीखने के लिए अलग अलग अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न कराओगे तो वो सभी बालकों के लिए उपयोगी रहेगी अलग अलग टाइम पर। तो चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, और वातावरण और वंशानुक्रम के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो मित्रों, आपने देखा होगा कभी भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल उनमें शारीरिक रूप से वो एक जैसे हो सकते हैं तो मानसिक रूप से नहीं हो सकते। मानसिक रूप से एक जैसे हो सकते हैं तो संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से कुछ ना कुछ तो उनमें अंतर होता है, और ये होता है वातावरण और वंशानुक्रम के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति स्तर में, गतिवाही योग्यता में, और इनमें से सभी। तो मित्रों, व्यक्तिगत भेद बुद्धि स्तर में भी होते हैं, अभिवृत्ति और गतिवाही योग्यता सभी चीज़ें में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, सभी अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। तो इनमें से सभी आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे मित्रों, जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल क्या है। समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम और युयुत्सा। तो मित्रों, जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल होता है वंशानुक्रम, क्योंकि वंशानुक्रम जन्मजात, ठीक है, जन्मजात चीज इसमें यही है। अब युयुत्सा तो एक संवेग है मित्रों, लेकिन वंशानुक्रम में तो जन्मजात की सभी चीजें आ जाती है। प्रश्न नंबर 15 में तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 16, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, धर्म पर, वर्ग पर और विद्यालय प्रबंधन पर। तो मित्रों, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग मतलब आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में जो प्रयोग किए जाते हैं वो किस पर आधारित किए जाते हैं। तो आपका आंसर रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित वो होते हैं, अतः आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, 17वां प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नताओं पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है। फ्रांसिस गाल्टन, स्टैनले हॉल, गिलफोर्ड और पियाजे। तो मित्रों, वैयक्तिक विभिन्नताओं पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति है फ्रांसिस गाल्टन। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन, इसलिए इनको व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक भी कहा जाता है। प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 18वां प्रश्न है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसका है। हरलॉक, सोरेनसन, क्रोएंडकर और जीन पियाजे। तो मित्रों, उपयुक्त जो कथन कहा गया है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, ये हरलॉक के द्वारा कहा गया है। आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे मित्रों, एक ही स्थिति मध्य घटना पर मौजूद व्यक्तियों के संवेग होते हैं, समान, अद्वितीय, समान और भिन्न भिन्न। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है भिन्न भिन्न। देखिए, एक ही स्थिति मध्य घटना पर मौजूद व्यक्तियों के संवेग समान नहीं होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आप लगभग 100 लोग हैं, कहीं पर जा रहे हो, 100 लोग हैं और आपके सामने कोई घटना घट जाती है, तो ऐसा नहीं है कि 100 ही लोग बिल्कुल एक तरह से व्यवहार करेंगे। सबका नज़रिया अलग अलग होता है, सब उस चीज़ को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक शाकाहारी व्यक्ति है, उसके सामने किसी एक, जैसे मुर्गे की बात करते हैं या फिर कोई ऐसे जानवर की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं, एक शाकाहारी व्यक्ति को के सामने जब उसको काटा जाता है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन एक मांसाहारी व्यक्ति है जो उसको खाता है, उसको काटने में बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, बिल्कुल भी उसके संवेगों में कुछ नहीं होता है। तो मित्रों, एक ही स्थिति और मध्य घटना पर मौजूद व्यक्तियों के संवेग यहाँ पर समान नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के और उपयुक्त सभी। तो मित्रों, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र सभी प्रकार से हो सकते हैं। रुचियों में भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है,
सीखने भी होती है और चरित्र में भी होती है। तो आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे मित्रों, निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो देखिए विकल्प है आपके सामने, गृह कार्य में कठिनाई स्तर की दृष्टि से विविधता होनी चाहिए। आप प्रश्न को समझिए फिर उत्तर दीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांतों के अनुरूप क्या नहीं है? कि बच्चों को गृह कार्य में जो कठिनाई का स्तर दिया जाता है वो कठिनाई है ना, स्तर की दृष्टि से विविधता होनी चाहिए उसमें, कि जो प्रतिभाशाली बालक है उनको थोड़ा कठिन ज़्यादा कार्य दिया जाना चाहिए और जो बिल्कुल मंदबुद्धि बालक है उनको थोड़ा कम कठिन कार्य दिया जाना चाहिए। इस प्रकार ये प्रथम विकल्प कह रहा है। दूसरा विकल्प है, परीक्षा प्रश्न पत्रों में कुछ प्रश्न सरल, कुछ सामान्य और कुछ कठिन होने चाहिए। कि जो एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ प्रश्न तो सरल होने चाहिए, कुछ सामान्य होने चाहिए और कुछ कठिन होने चाहिए। तीसरा है, कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों के लिए आसान प्रश्न भी होने चाहिए। कि जो बिल्कुल ही कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए आसान प्रश्न होने चाहिए। और यदि सही ढंग से पढ़ाया जाए तो हर विद्यार्थी गणित में विद्वान बन सकता है। तो मित्रों यहाँ पर चौथा विकल्प बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ऐसा नहीं होता है। आप कितने ही ढंग से पढ़ा लो लेकिन हर विद्यार्थी को आप गणित में विद्वान नहीं बना सकते। तो मित्रों ये व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, शिक्षण का विशेष तरीका जिसमें सभी बालक सीख सके, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना और शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो मित्रों आज के जो प्रश्न हैं एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार के आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है प्रथम विकल्प, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना ही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। प्रश्न नंबर 23 आएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता और सभी। तो मित्रों लिंग भेद में भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जैसे जो लड़कियां होती है उनकी जो रुचियां हैं वो कलात्मक कार्य करने में होती है। जो पुरुष होते हैं उनकी जो रुचियां हैं वो हार्ड वर्क करने में होती है। तो मित्रों यहाँ लिंग भेद भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र होता है। शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता और सभी। तो मित्रों यहाँ पर चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 24, हर चीज़ में लिंग भेद उत्तरदायी नहीं है लेकिन कुछ क्षेत्रों में जरूर है। प्रश्न नंबर 24 आता है मित्रों, दृष्टिहीन या अंधे बालकों के लिए शिक्षण देने की पद्धति है पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं, श्रव्य सामग्री, ब्रेल लिपि और टंकन पद्धति। तो मित्रों जो दृष्टिहीन या अंधे बालक होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 25 आता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु परियोजना पद्धति का निर्माण किसने किया? तो मित्रों परियोजना पद्धति का निर्माण यहाँ पर थॉर्नडाइक, किलपेट्रिक, पार्कहर्स्ट और वाटसन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है किलपेट्रिक के द्वारा। दूसरा विकल्प ही सही रहेगा, परियोजना विधि के जनक किलपेट्रिक ही है मित्रों। प्रश्न नंबर 26, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांतों पर आधारित, शिक्षण की गतिविधियों के सिद्धांतों पर आधारित, विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर और शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो मित्रों जो छोटी कक्षाएं होती है वहाँ पर शिक्षण की जो खेल विधि है वो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, क्योंकि खेल के माध्यम से बालक का विकास भी होता है और वृद्धि भी होती है, वो भी मनोवैज्ञानिक सत्य है, इस सिद्धांत पर ही आधारित है। तो तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 27, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया? जूड ने, राइस एवं कार्लमैन ने, विलियम वुंट ने और कोलिंस व ड्रेवर ने। तो मित्रों प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित विलियम वुंट के द्वारा किया गया 1879 में। इन्होंने जर्मनी का लिप्जिंग नामक शहर में एक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। तो तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 28,
एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर और गृह कार्य के आधार पर। तो मित्रों जैसे आप खुद ही मान के चलो यहाँ पर कि एक समूह है, वहाँ पर समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे समझोगे आप? तो विकल्प सही रहेगा। देख करके तो नहीं बता दोगे ना कि इसमें ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। देखो, बुद्धि, गृह कार्य और भाषा एवं अभिव्यक्ति। तो मित्रों तीसरा विकल्प सही रहेगा, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। जो उनकी भाषा है, जो उनके विचार है, उसके आधार पर आप बता सकते हो कि ये इस समुदाय से बिलोंग करता है। तो तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 29, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति स्तर में, गतिवाही योग्यता में, उपरोक्त सभी। तो मित्रों व्यक्तिगत भेद बुद्धि में भी पाए जाते हैं, अभिवृत्ति में भी और गतिवाही योग्यता में, मतलब आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे मित्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन देखना है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित। विकल्प है आपके सामने, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है, और व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण ही होती है। तो मित्रों सत्य कथन देखना है व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित। राइट आंसर है प्रथम विकल्प, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। जिसे किसी 2 बच्चों का या 10 बच्चों का मापन किया, सभी की IQ 120 आई, सभी की, ये तो बुद्धि स्तर समान है, लेकिन क्या जब कोई भी कार्य करेंगे तो बिल्कुल समान ही उपलब्धि रखेंगे? वो नहीं, उनमें अंतर हो सकता है। तो प्रथम विकल्प सही रहेगा आपका। प्रश्न नंबर 31, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता, दोनों, एक और दो, दोनों नहीं है, ये दोनों है, मिसटाइप है ये, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों व्यक्तिगत भेद में हम विचलनशीलता भी पाते हैं और प्रतिमानता भी पाते हैं, मतलब तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे मित्रों, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना और शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो साथियों शायद ये प्रश्न मैं पहले भी आपके टेस्ट में ले चुका हूँ, हो सकता है मैंने उस टाइम पे आपको प्रथम विकल्प सही बताया हो और फिर उसमें संशोधन कर दिया था हालांकि मैंने, और आपका जो तीसरा विकल्प है वो सही है। यहाँ पर बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये एक शिक्षक से आशा नहीं की जा सकती है, क्योंकि मित्रों देखिए बिल्कुल शिक्षण विधियों को समायोजित भी कर सकता है, पाठ्यचर्या को समायोजित कर सकता है और अलग अलग योग्यता के अनुसार बालकों को समूह में विभक्त कर सकता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त, लेकिन बच्चों को स्वाध्याय के लिए आप नहीं छोड़ सकते। इसलिए आपका यहाँ पर तीसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 32 में प्रश्न नंबर 33 देखेंगे मित्रों, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। अवधारण गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा और उपरोक्त सभी। देखिए मित्रों यहाँ पर देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं हमारे देश में जो एक से अधिक भाषा बोलते हैं, तो इससे क्या लाभ है बच्चों को? तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर है उपरोक्त सभी। विश्लेषणात्मक तर्क में भी सुविधा होती है, संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा होती है और अवधारण गठन में भी सुविधा होती है, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 34, स्किनर ने किसी व्यक्तिक विभिन्नताओं की एक विशेषता नहीं मानी है? शारीरिक विकास, प्रेस सामान्यता, शील गुणों का परस्पर संबंध, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो मित्रों स्किनर के अनुसार शारीरिक विकास व्यक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत नहीं आता है, प्रथम विकल्प सही है, स्किनर के अनुसार है ओनली ये। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे मित्रों, निम्न में से किसी व्यक्तिक विभिन्नता के अध्ययन की विधि नहीं मानी जा सकती है? अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और परिपक्वन। तो मित्रों यहाँ पर आप परिपक्वन को, परिपक्वता जिसको कहते हैं, इसको व्यक्तिक विभिन्नता के अध्ययन की विधि
नहीं कहा जाता है। बाकी उपलब्धि परीक्षण भी कर सकते हो, व्यक्तित्व परीक्षण कर सकते हो और अभिक्षमता परीक्षण भी कर सकते हो। प्रथम विकल्प चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 36 आता है, गीता हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि रीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह दर्शाता है वैयक्तिक विभिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता और सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो मित्रों ये दर्शाता है वैयक्तिक विभिन्नता को। प्रथम विकल्प सही है क्योंकि सभी अलग अलग टाइम लेते हैं सीखने के लिए, और ये किसके कारण होता है? वैयक्तिक विभिन्नता के। कोई बालक किसी चीज़ को जल्दी सीखता है और कोई बालक उसी चीज़ को लेट सीखता है। तो मित्रों ये व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही होता है। 37 प्रश्न आता है, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है अधिगम में, प्रेरकों में, छात्रों के वर्गीकरण में और श्रेणी विभाजन में। तो मित्रों जो निष्पत्ति परीक्षण है, जो परफॉर्मेंस टेस्ट भी जिसको कहा जाता है, उसका सबसे अधिक छात्रों के वर्गीकरण में उपयोग किया जाता है। वहाँ पर आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा बालक कैसा है और उसको उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान कर दी जाती है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से और अपसारी चिंतन से। तो मित्रों सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है, जबकि बुद्धि अभिसारी चिंतन से संबंधित है। अब प्रश्न नंबर 39 देखना, और इसी प्रश्न पर आधारित है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। अपसारी चिंतन मतलब सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन मतलब बुद्धि। प्रश्न नंबर 39 देखिए अब वापिस। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता और कोई नहीं। तो मित्रों मैंने अभी जो बताया था उसके अनुसार तो आंसर अभिसारी का बुद्धि होना चाहिए, लेकिन इसका राइट आंसर है सृजनात्मकता। मतलब गिलफोर्ड ने इसका सिस्टम उल्टा कर दिया। नॉर्मली तो अपसारी चिंतन का मतलब सृजनात्मकता होता है और अभिसारी चिंतन का मतलब बुद्धि होता है, लेकिन गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का मतलब सृजनात्मकता बताया और अपसारी चिंतन का मतलब बुद्धि बताया। तो मित्रों याद रखना यहाँ पर इसमें दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 40, पृथक कक्षा में संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए किया जाता है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो पृथक कक्षा और संवर्धन कार्यक्रम, जहाँ पर शब्द दिख जाए ये संवर्धन कार्यक्रम, 101% प्रतिभाशाली आएगा आपका। तो प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 41, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, वैयक्तिक विभिन्नता और विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो मित्रों शायद ये प्रश्न डबल से टाइप हो गया है, तो वापस 50 प्रश्न कर लीजिए। तो मित्रों यहाँ अध्यापन के समय अध्यापक को वैयक्तिक विभिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तीसरा विकल्प सही है इसमें। प्रश्न नंबर 42, विद्यार्थी या शिक्षार्थी या विद्यार्थी एक ही चीज़ है, वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को करेंगे वो तो प्रदर्शित, कोई बालक कैसे सीखेगा, कोई कैसे सीखता है। तो शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के लिए विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए और परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो मित्रों शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो सीखने के लिए विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही है। मित्रों कमेंट करके जरूर जाना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आपको टेस्ट पेपर कैसा लगा। 50 प्रश्न है, PDF डाउनलोड करना, और दोपहर 12 बजे जो वीडियो आने वाला है रीट भर्ती संबंधित जो कल सूचना आई थी उस पर विश्लेषण किया गया है, उस मीटिंग का क्या अर्थ निकला, इसके बाद क्या होने वाला है, भर्ती का भविष्य क्या है, कितने एग्ज़ाम होंगे, कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, सभी चीज़ों पर बहुत ही विश्लेषण रूप से चर्चा की गई है। तो 12 बजे टाइम याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूँ याद दिलाने के लिए। प्रश्न नंबर 43, जब एक व्यक्ति दूसरे के रूप, रंग, रुचि, अभिरुचि आदि में भिन्न हो तो कहा जाता है अधिगम, अक्षमता, वैयक्तिक विभिन्नता, विकृत व्यक्तित्व और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका राइट आंसर है वैयक्तिक विभिन्नता, इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44,
व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक स्थिति, वंशक्रम, बौद्धिकता और सामाजिक स्तर। तो मित्रों विकल्पों को देखते हुए व्यक्तिक विभिन्नता का यहाँ पर प्रमुख कारण दिख रहा है वंशक्रम। ये प्रमुख कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकमात्र यही कारण है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यक्तिक विभिन्नता का कारण बनती है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। व्यक्तिक विभिन्नता को जानने के लिए कौन सी विधि नहीं है? बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास, व्यक्तिगत परीक्षण और अंतर्दर्शन विधि। तो मित्रों व्यक्तिक विभिन्नता को जानने के लिए अंतर्दर्शन विधि नहीं होती है, क्योंकि अंतर्दर्शन विधि में तो खुद ही बालक अपने बारे में बताता है। तो मित्रों ये व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने के लिए उपयुक्त विधि नहीं होती है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे मित्रों। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है शारीरिक भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, बुद्धि भिन्नता और सभी। तो अंदाजा लगा लिया होगा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे मित्रों। आंतरिक विभिन्नता नहीं है स्मृति, रूप, चिंतन और बुद्धि। तो मित्रों यहाँ पर रूप बाहरी भिन्नता होती है, शारीरिक रूप की बात की जा रही है यहाँ पर। स्मृति, चिंतन और बुद्धि ये आंतरिक भिन्नता होती है, और ये जो रूप है ये बाहरी भिन्नता होती है मित्रों। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे मित्रों। व्यक्तिगत विभिन्नता को दूर किया जा सकता है जो यहाँ पे जांच द्वारा, सही विधियों द्वारा, पाठ्यक्रम को लचीला बनाकर और उपयुक्त सभी। तो मित्रों व्यक्तिगत विभिन्नता को आप जांच द्वारा, सही विधियों द्वारा और पाठ्यक्रम को लचीला बनाकर यहाँ पर दूर कर सकते हो। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 49 है साथियों। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? सांख्यिकीय, अनुदैर्ध्य, प्रतिनिध्यात्मक और उपयुक्त सभी। तो मित्रों व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सांख्यिकीय, अनुदैर्ध्य और प्रतिनिध्यात्मक सभी प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, लेकिन चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना साथियों। प्रश्न नंबर 50 है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। तो मित्रों व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में मदद करता है। मतलब अध्यापक को ये पता रहता है कि मेरी जो कक्षा है उसमें इतने बालक कमज़ोर है, इतने बालक प्रतिभाशाली है, इतना बालक सामान्य है, तो उस हिसाब से शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बना सकता है अध्यापक। प्रश्न नंबर 50 में यहाँ दूसरा विकल्प सही है। तो मित्रों कमेंट करके जरूर जाना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, और दोपहर 12 बजे आने वाले वीडियो को जरूर देखना मित्रों। आपके सारे मन में जितने भी डाउट है आप क्लियर उस वीडियो से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। मिलते हैं दोपहर 12 बजे, आज ही दोपहर 12 बजे।